प्रश्न 1। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. शहरीकरण को बढ़ावा देना। बी. औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना। सी. सामाजिक समानता सुनिश्चित करना और भूमि संकेंद्रण को कम करना। डी. सभी भूमि का राष्ट्रीयकरण करना। सही उत्तर है सी. सामाजिक समानता सुनिश्चित करना और भूमि संकेंद्रण को कम करना। स्वतंत्रता के समय भारत में भूमि का वितरण बहुत असमान था। कुछ ही लोगों के पास बहुत अधिक जमीन थी, जबकि करोड़ों किसान भूमिहीन थे। भूमि सुधारों का मुख्य लक्ष्य भूमि के इस असमान वितरण को समाप्त करना था, ताकि सामाजिक न्याय स्थापित हो और भूमिहीनों को भी जमीन मिल सके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। प्रश्न 2। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? ए. किसानों पर कर बढ़ाना। बी. जमींदारों को अधिक अधिकार देना। सी. बिचौलियों को खत्म करना और किसानों को भूमि का मालिक बनाना। डी. कृषि का व्यावसायीकरण करना। सही उत्तर है सी. बिचौलियों को खत्म करना और किसानों को भूमि का मालिक बनाना। इस कानून को जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए लाया गया था। इस प्रथा में जमींदार सरकार और किसानों के बीच बिचौलिए का काम करते थे और किसानों का शोषण करते थे। इस अधिनियम ने जमींदारों को हटाकर लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को सीधे सरकार से जोड़ा और उन्हें उनकी जोत वाली भूमि का मालिक बनाया। प्रश्न 3। ऑपरेशन बरगा का संबंध किस राज्य से है और इसका उद्देश्य क्या था? ए. बिहार, जमींदारों का संरक्षण। बी. पश्चिम बंगाल, बटाईदारों या शेयर क्रॉपर्स के अधिकारों का संरक्षण। सी. उत्तर प्रदेश, चकबंदी। डी. केरल, हदबंदी। सही उत्तर है बी. पश्चिम बंगाल, बटाईदारों या शेयर क्रॉपर्स के अधिकारों का संरक्षण। ऑपरेशन बरगा 1978 में पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण भूमि सुधार कार्यक्रम था। इसका मुख्य उद्देश्य उन बटाईदारों जो दूसरों की जमीन पर खेती करते थे और उपज का एक हिस्सा मालिक को देते थे, के अधिकारों को कानूनी मान्यता देना और उन्हें जमींदारों द्वारा बेदखली से बचाना था। प्रश्न 4। भारत में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ए. महात्मा गांधी। बी. जवाहरलाल नेहरू। सी. विनोबा भावे। डी. सरदार पटेल। सही उत्तर है सी. विनोबा भावे। भूदान आंदोलन 1951 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। उन्होंने बड़े जमींदारों से अपनी कुछ भूमि स्वेच्छा से दान करने की अपील की, ताकि उसे भूमिहीन किसानों में बांटा जा सके। ये आंदोलन गांधी जी के सर्वोदय के सिद्धांत से प्रेरित था। प्रश्न 5। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसे ब्रिटिश काल में शुरू की गई थी, में भूमि का मालिक किसे माना जाता था? ए. सरकार। बी. जमींदार। सी. किसान या रैयत। डी. गांव का मुखिया। सही उत्तर है सी. किसान या रैयत। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत किसान या रैयत को उसकी भूमि का स्वामी माना जाता था। वो सीधे सरकार को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी था। इस प्रणाली में जमींदार जैसे बिचौलिए नहीं थे। ये व्यवस्था मुख्यतः मद्रास, बम्बई और असम के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। प्रश्न 6। महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण किसके साथ किया जाता था? ए. प्रत्येक किसान के साथ व्यक्तिगत रूप से। बी. पूरे गांव या महाल के साथ सामूहिक रूप से। सी. केवल जमींदार के साथ। डी. तालुका स्तर के अधिकारी के साथ। सही उत्तर है बी. पूरे गांव या महाल के साथ सामूहिक रूप से। महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण किसी एक किसान से नहीं, बल्कि पूरे गांव या गांवों के समूह, जिसे महाल कहा जाता था, के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। गांव का मुखिया या प्रतिनिधि पूरे गांव की ओर से सरकार को राजस्व चुकाता था। प्रश्न 7। भूमि हदबंदी, लैंड सीलिंग कानून का क्या उद्देश्य है? ए. भूमि की गुणवत्ता में सुधार करना। बी.
एक व्यक्ति या परिवार द्वारा रखी जा सकने वाली भूमि की अधिकतम सीमा तय करना। सी, सिंचाई सुविधाओं का विकास करना। डी, किसानों को ऋण प्रदान करना। सही उत्तर है बी, एक व्यक्ति या परिवार द्वारा रखी जा सकने वाली भूमि की अधिकतम सीमा तय करना। भूमि हदबंदी का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या परिवार एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि भूमि अपने पास नहीं रख सकता है। ये सीमा सरकार द्वारा कानून बनाकर तय की जाती है। इस सीमा से अधिक भूमि को अधिशेष भूमि मानकर सरकार अपने कब्जे में ले लेती है और फिर उसे भूमिहीन किसानों और लोगों में बांट देती है। प्रश्न 9। भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? ए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बी, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP। सी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। डी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। सही उत्तर है बी, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP। ये कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना है। इससे भूमि संबंधित विवादों को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच प्रदान करने में मदद मिलती है। हाल ही के वर्षों में 98.5% ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया गया है। प्रश्न 10। चकबंदी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है? ए, किसानों पर कर बढ़ाना। बी, छोटे और बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना। सी, भूमि को बंजर बनाना। डी, केवल बड़े किसानों को लाभ पहुंचाना। सही उत्तर है बी, छोटे और बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना। चकबंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान के छोटे छोटे और अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए खेतों को मिलाकर एक ही स्थान पर एक बड़ा खेत बना दिया जाता है। इससे किसान को खेती करने में आसानी होती है, समय और धन की बचत होती है और कृषि उत्पादकता बढ़ती है। प्रश्न 11। किस संवैधानिक संशोधन ने भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा? ए, पहला संशोधन 1951। बी, 7वां संशोधन 1956। सी, 24वां संशोधन 1971। डी, 42वां संशोधन 1976। सही उत्तर है ए, पहला संशोधन 1951। जब जमींदारी उन्मूलन जैसे भूमि सुधार कानून लागू किए गए तो जमींदारों ने उन्हें अदालत में चुनौती दी। इन कानूनों को कानूनी चुनौतियों से बचाने के लिए सरकार ने संविधान में पहला संशोधन किया और 9वीं अनुसूची को जोड़ा। इस अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। प्रश्न 12। काश्तकारी सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, लगान का नियमन, कार्यकाल की सुरक्षा और काश्तकारों को मालिकाना हक देना। बी, काश्तकारों को भूमि से बेदखल करना। सी, केवल जमींदारों के हितों की रक्षा करना। डी, कृषि भूमि पर कर लगाना। सही उत्तर है ए, लगान का नियमन, कार्यकाल की सुरक्षा और काश्तकारों को मालिकाना हक देना। काश्तकारी सुधारों का उद्देश्य उन किसानों की स्थिति में सुधार करना था जो दूसरों की जमीन पर खेती करते थे। इसके तहत 3 मुख्य बातें थीं: लगान को उचित स्तर पर तय करना, काश्तकारों को आसानी से बेदखल ना किए जाने की सुरक्षा देना और कुछ शर्तों के तहत उन्हें उस भूमि का मालिक बनाना जिस पर वे खेती कर रहे थे। प्रश्न 13। टोडरमल बंदोबस्त किस मुगल शासक के काल में भूमि राजस्व की एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी? ए, बाबर। बी, हुमायूं। सी, अकबर। डी, औरंगजेब।
सही उत्तर है सी अकबर। राजा टोडरमल जो अकबर के वित्त मंत्री थे, उन्होंने भूमि राजस्व की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली शुरू की थी, जिसे टोडरमल बंदोबस्त या दहसाला प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसमें भूमि की पैमाइश की जाती थी और पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर राजस्व तय किया जाता था। प्रश्न 14। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1955। सही उत्तर है बी 1950। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने वाले पहले राज्यों में से एक था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को राज्य में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने और भूमि व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से पारित किया गया था। प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ए बिचौलियों का उन्मूलन, बी जोतों की चकबंदी, सी सहकारी खेती, डी किसानों को आवास ऋण देना। सही उत्तर है डी किसानों को आवास ऋण देना। भूमि सुधार का सीधा संबंध भूमि के स्वामित्व, विनियमन और उपयोग से है। बिचौलियों का उन्मूलन, चकबंदी और सहकारी खेती तीनों भूमि सुधार के अंग हैं। किसानों को आवास ऋण देना एक वित्तीय सहायता है, लेकिन यह सीधे तौर पर भूमि सुधार की श्रेणी में नहीं आता है। प्रश्न 16। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी थॉमस मुनरो, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही उत्तर है बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था और उन्हें एक निश्चित भू राजस्व हमेशा के लिए सरकार को चुकाना होता था। प्रश्न 17। जिला स्तर पर भूमि राजस्व प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन होता है? ए तहसीलदार, बी कानूनगो, सी जिला कलेक्टर, डी पटवारी। सही उत्तर है सी जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर पूरे जिले में भूमि राजस्व के आकलन और वसूली के लिए मुख्य जिम्मेदार अधिकारी होता है। वह जिले के सभी राजस्व अधिकारियों का समन्वय करता है और भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव और भूमि सुधार कानूनों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 18। किस समिति ने स्वतंत्रता के बाद भारत में व्यापक कृषि सुधारों की सिफारिश की थी? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी जेसी कुमारप्पा समिति, सी अशोक मेहता समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति। सही उत्तर है बी जेसी कुमारप्पा समिति। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद सरकार ने भूमि संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिए जेसी कुमारप्पा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और भूमि के हदबंदी जैसे व्यापक कृषि सुधारों की सिफारिश की थी, जो भारत के भूमि सुधार कार्यक्रम का आधार बने। प्रश्न 19। सूर्यास्त कानून का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से था? ए रैयतवाड़ी व्यवस्था, बी महालवाड़ी व्यवस्था, सी स्थायी बंदोबस्त, डी इजारेदारी प्रथा। सही उत्तर है सी स्थायी बंदोबस्त। सूर्यास्त कानून स्थायी बंदोबस्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसके अनुसार यदि कोई जमींदार एक निश्चित तारीख को सूर्यास्त तक अपना भू राजस्व सरकार को नहीं चुका पाता था, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। यह एक बहुत ही कठोर नियम था। प्रश्न 20। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1952, बी 1955, सी 1956, डी 1959। सही उत्तर है बी 1955। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को राजस्थान में काश्तकारों यानी किसानों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह कानून जमींदारों द्वारा काश्तकारों की अवैध बेदखली को रोकता है और उनके कार्यकाल को सुरक्षित करता है, ताकि वे बिना किसी डर के कृषि में निवेश कर सके।